नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का आपका टॉपिक है वित्तीय विवरण, अर्थ एवं विश्लेषण। वित्तीय विवरण, अर्थ तथा विश्लेषण, अर्थ तथा विश्लेषण। Financial statement, meaning and analysis, financial statement, meaning and analysis। वित्तीय विवरण का तात्पर्य ये है कि लेखांकन अवधि के अंत में कंपनियां जो अपनी लाभदायिकता और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो विवरण बनाती है उन्हें हम वित्तीय विवरण कहते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपनियों के दो तरह के होते हैं। कंपनियों के फिनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका चिट्ठा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, और दूसरा होता है लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपका लाभ हानि खाता होता है उसका नाम कंपनी की लैंग्वेज में लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ P&L या इनकम स्टेटमेंट होता है। वित्तीय विवरण कंपनियों के बड़े महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। हेनरी फ्योल ने तो कहा है कि वित्तीय विवरण कंपनियों की आंखें होती है, जिससे कंपनी का पता लगाया जा सकता है कि कोई कंपनी किस तरह की है। पूरा संपूर्ण कंपनी का एनालिसिस वित्तीय विवरणों से पता लगाया जा सकता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर है या नहीं है। तो वित्तीय विवरण कंपनी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो वित्तीय विवरण की अपन जब बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वित्तीय विवरण कहते कैसे हैं। तो वित्तीय विवरण कहते कैसे हैं, अपन एक डेफिनेशन देखते हैं। जॉन एंड मायर के अनुसार वित्तीय विवरण की डेफिनेशन दी है जॉन एंड मायर ने एक डेफिनेशन दी है कि वित्तीय विवरण शब्द जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाता है, दो विवरण, वित्तीय विवरण में कितने विवरण शामिल होते हैं? दो विवरण। यहां दो विवरण का मतलब यह है, दो विवरण का मतलब है एक तो आपका बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं चिट्ठा, बैलेंस शीट जिसको हम क्या बोलते हैं? चिट्ठा या आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ठीक है जी। और दूसरा विवरण जो है उसको हम बोलते हैं लाभ हानि का विवरण या आय विवरण, लाभ हानि का विवरण या आय विवरण। आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि का विवरण भी है। तो जॉन मायर के अनुसार क्या है वित्तीय विवरण कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाए तो दो विवरण जिनको लेखापाल यानी अकाउंटेंट, व्यावसायिक संस्था, जो भी कंपनी है व्यावसायिक संस्था है, कि निश्चित अवधि के अंत में, निश्चित अवधि के अंत का मतलब होता है लेखांकन अवधि के अंत में। अवधि देखो दो तरह की होती है अवधि, एक तो होता है आपका कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर, जो आपका कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है वो तो आपका होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, ये तो होता है आपका कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल जो ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर ये आपका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपके अवधि दो तरह की होती है, ईयर दो तरह के होते हैं आपके। और जो लेखांकन अवधि या निश्चित अवधि होती है वो 12 मंथ की होती है। एक निश्चित जो अवधि होती है वो कितने की मानी जाती है? 12 मंथ की मानी जाती है, कि हर 12 महीने के बाद में, चाहे वो एकल व्यापार हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, उसको ये जान लेना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो अवधि या ईयर का मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर से है। और कैलेंडर ईयर तो जनवरी से दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च तक। तो वित्तीय वर्ष किसको बोला जाता है? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है जो 31 मार्च को समाप्त होता है, जिसकी लेखांकन अवधि कब खत्म होती है? 31 मार्च को खत्म होती है, 31 मार्च को खत्म होती है। और कंपनी के अंदर वित्तीय वर्ष को ही मान्यता है।
ठीक है जी। यह है निश्चित अवधि के अंत में, यानी निश्चित अवधि जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में प्रयुक्त किया जाता है। ये विवरण चिट्ठा और या स्थिति विवरण का विवरण और आय विवरण या लाभ हानि का विवरण है। यानी चिट्ठा जिसको अपन वित्तीय स्थिति का विवरण भी बोलते हैं और आय विवरण जिसका नाम लाभ हानि का विवरण भी है। ये आपका वित्तीय विवरण का अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये कंपनियों के वित्तीय विवरण और जॉन एंड मायर की डेफिनेशन थी। तो कंपनियों के कितने वित्तीय विवरण होते हैं? कंपनियों के 2 वित्तीय विवरण होते हैं। पहला कंपनियों का वित्तीय विवरण होता है, उसका नाम क्या है? चिट्ठा, जिसको अपन बैलेंस शीट बोलते हैं। दूसरा कंपनी का जो वित्तीय विवरण का नाम है वो आय विवरण, जिसको अपन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो ईयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर होता है और दूसरा फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल जो ईयर है उसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष। ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, इसको कंपनी एक्ट के अंदर मान्यता मिली हुई है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 241 में इसको मान्यता मिली हुई है। सेक्शन 241 में इसको मान्यता है। और वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? जो लेखावधि 31 मार्च को समाप्त होती है, यानी 31 मार्च को जो समाप्त होती है अवधि, लेखावधि यानी 1 वर्ष की, उसको हम क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था वित्तीय विवरण का अर्थ। अपने लेखांकन अवधि के अंत में, कंपनी अपने लेखांकन अवधि के अंत में लाभदायकता यानी लाभ हानि ज्ञात करने के लिए और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो विवरण बनाती है उनको हम वित्तीय विवरण कहते हैं। और जॉन एंड मायर के अनुसार डेफिनेशन भी हमने देख ली, एक्सप्लेन भी हमने उसका कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कंपनियों के वित्तीय विवरण जो 2 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंपनी का जो पहला वित्तीय विवरण होता है उसका नाम क्या है? चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। कंपनी का जो पहला वित्तीय विवरण है उसका नाम क्या है? चिट्ठा या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है, कंपनी अधिनियम 2013 के जो शेड्यूल 3 है उसके भाग 1 में दे रखा है इसका प्रारूप। कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 के भाग 1 में कंपनी के बैलेंस शीट का प्रारूप दे रखा है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। अपन एनालिसिस करते हैं उसका। ये देखिए जी, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का जो प्रारूप होता है उसमें ये किसके अकॉर्डिंग है? कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार, ये फॉर्मेट आपका है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। देखिए ध्यान से, पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। देखो जी, कंपनी की जो बैलेंस शीट है और कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उस पे अपन एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 इसमें एकदम स्ट्रिक्ट है, उसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अपने को जो इसके अंदर जो लिखना होता है कंपनी के आइटम, जो अगर कंपनी हमारी उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको नोट के अंदर दिखा सकते हो। नोट नंबर जो यहाँ कॉलम बना हो उस नोट के अंदर शो किया जाता है। लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो एकदम ट्रुथ एंड फेयर, एकदम क्लीन, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। एक सामान्य बुद्धि का आदमी भी अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखे तो उससे वो अंदाजा लगा सके कि ये कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी की स्थिति इसमें इस तरह की। ठीक है, तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुंदर होनी चाहिए। तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपका सबसे पहले बैलेंस ऊपर लिखा था फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का जो नाम है वो लिख दिया जाता है, जो भी कंपनी का नाम हो सबसे पहले लिख दिया जाता है। फिर बैलेंस शीट में लिखा जाता है बैलेंस शीट एज एट। देखो आपने बैलेंस शीट देखी होगी कंपनियों की, उसमें एज ऑन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। बैलेंस शीट में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था? एज ऑन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज एट। यानी आजकल कंपनियों की बैलेंस शीट में
एट ऑन या एज एट दोनों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात क्या है, बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन के स्थान पर, एज ऑन की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है, एट ऑन की जगह एट ऑन या एज एट यूज किया जाने लगा है। ठीक है जी, बैलेंस शीट की जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें एज ऑन के जगह आजकल एट ऑन या एज एट यूज किया जाता है। एज एट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एज एट का मीनिंग ये होता है एक दिन की बात, सिर्फ एक दिन की। जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन, एक दिन नहीं या उस दिन, सॉरी माफ कीजिएगा, उस दिन, उस दिन अगर 31 मार्च को कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है तो 31 मार्च की ही बैलेंस शीट स्थिति बताएगी, 30 मार्च या 1 अप्रैल की कंडीशन नहीं बताएगी। आज के दिन यानी 31 मार्च को कंपनी की बैलेंस शीट ये है, इसके अंदर जो भी सिस्टम है सारा का सारा ये है। तो एज एट का मतलब आपका उस दिन, सिर्फ एक दिन की स्थिति बताती है बैलेंस शीट की। ठीक है जी, तो आजकल आपका एज एट की, एज ऑन की जगह एज एट या एज ऑन यूज किया जाने लगा। उसके बाद में जो कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये वर्टिकल फॉर्मेट है, कंपनी की बैलेंस शीट का आप जो फॉर्मेट देख रहे हो ये वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल यानी लंबवत प्रारूप है आपका। तो 2 नंबर अपन कह सकते हैं कि बैलेंस शीट का जो प्रारूप हो गया, बैलेंस शीट का जो प्रारूप है वो कैसा है, वर्टिकल है, लंबवत है, लंबवत। कंपनी एक्ट 2013 कहता है आप इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं बना सकते, आपको यही बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये आपका हो गया लंबवत इसका फॉर्मेट। अब अपन आगे बात करते हैं नेम ऑफ कंपनी पर्टिकुलर्स। लंबवत फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, सबसे पहला कॉलम जो होगा बैलेंस शीट का वो होगा पर्टिकुलर्स का, डिटेल विवरण, इसके अंदर जो नाम है वो सारे के सारे आएंगे। नोट नंबर, या नोट नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हेडिंग और सब हेडिंग है बैलेंस शीट के अंदर, इनकी डिटेल जो है वो नोट नंबर के अंदर आएगी। इनकी जो डिटेल है कहां जाएगी, नोट नंबर में आएगी। यानी कंपनी की बैलेंस शीट को आपको एकदम ट्रूथ एंड फेयर एंड क्लीन रखना है, एकदम स्पष्ट रखना है, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इसको समझ सके। तो नोट नंबर के अंदर अब जैसे शेयर कैपिटल है, इसकी डिटेल जो है, शेयर कैपिटल की डिटेल, मान लो कि आपके शेयर कैपिटल की डिटेल नंबर 1 नोट में है। अगर आपके नोट नंबर 1 के अंदर शेयर कैपिटल की डिटेल है, शेयर कैपिटल यानी ऑथोराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये जो कैपिटल के जो आपके टाइप्स है, ये अगर आपका इसके लिए आपने नोट बना रखा है, बना रखा क्या, बनाना ही है, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ये आइटम होते हैं। तो जो नोट जो होते हैं उसके अंदर डिटेल आ जाती है सारी की सारी, उन सब का टोटल और जो समरी हो जाती है वो डायरेक्ट कहाँ आती है, यहाँ पे आती है शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट के सामने। ठीक है जी, तो नोट नंबर के अंदर जो इसका एनालिसिस होता है, जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल का बताया, क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी की सारी जो डिटेल होती है वो नोट नंबर के अंदर जाएगी, और उनका जो समरी जो रिजल्ट है मेन, वो शेयर कैपिटल के रूप में बैलेंस शीट में एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? ये तो था शेयर कैपिटल की बात। ठीक है, अब अपन था फिगर्स एज एट द एंड करंट ईयर, यानी करंट ईयर की जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दी जाएगी, और लास्ट ईयर की प्रीवियस की अमाउंट है यहाँ आ जाती है। यानी कंपनियों की बैलेंस शीट के अंदर 2 वर्षों की अमाउंट साथ दिखाई जाती है, लास्ट ईयर की और करंट ईयर की। करंट ईयर की पहले दिखाते हैं और लास्ट ईयर की बाद में दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना है उसकी। पर्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर हेडिंग में लिखा है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो कंपनी का साइड है उसके 4 हेडिंग होती है आपकी। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी, और नंबर 4 करंट लायबिलिटी। यानी बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी की कितने हेडिंग है, 4 हेडिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने हेडिंग है, दायित्व पक्ष को, बैलेंस शीट का जो दायित्व पक्ष है, जो लायबिलिटी साइड है, उस लायबिलिटी साइड को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट ए, उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और नंबर बी
उसको हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, और सी जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी NCL, और डी को बोलेंगे अपन करंट लायबिलिटी CL। तो कंपनी की बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को कितने शीर्षक है, इसके कितने हेडिंग है, इसकी 4 हेडिंग होती है। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी NCL जिसको बोलते हैं, और डी करंट लायबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है, यानी लायबिलिटी साइड की टोटल कितनी हेडिंग होगी, 4 हेडिंग होगी। ठीक है, इन 4 जो हेड है इनके फिर सब हेड है, इनके अंदर फिर इनकी सब हेडिंग है। जैसे शेयर होल्डर फंड है, इसकी सब हेडिंग क्या है, एक तो शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड की जो सब हेडिंग है उसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल है। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है। और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट के रूप में जो आपको मनी रिसीव हुई है वो। तो शेयर होल्डर फंड की कितनी हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड की कितनी सब हेडिंग है, A, B और C शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये शेयर कैपिटल की 3 सब हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। तीसरी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी है, इसकी हेडिंग, ये तो हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट लॉन्ग टर्म के बाद में करना है, यानी मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद में जिनका पेमेंट करना है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी आपका NCL कहलाती है। ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट का हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर इसकी और सब हेडिंग है। क्या क्या है, एक तो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये 4 आपके आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो नॉन करंट जो लायबिलिटी है उसके 4 सब हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, दीर्घकालीन ऋण, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये किसके अंदर आ गए, आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ गए। ठीक है जी, लास्ट आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेड है, लास्ट हेड जो है उसका नाम है करंट लायबिलिटी CL जिसको अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसकी कितनी हेडिंग है, सब हेडिंग कितनी है, 4 सब हेडिंग है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अच्छा, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर भीतर करना पड़ता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, चालू दायित्व या करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी करंट है, 1 साल के अंदर अंदर इनका पेमेंट अपने को करना पड़ता है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर पहला कौन सा था, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, आपने अल्पकाल के लिए किसी से उधार लिया है, 1 साल के भीतर भीतर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। तो ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट था बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट हुआ है, वर्टिकल फॉर्म के अंदर बैलेंस शीट अपन कंपनी की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर 4 तो इसकी हेडिंग होगी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, और इनके अंदर अंदर अलग अलग आपकी इनकी क्या है, सब हेडिंग है। अब कुछ इनके शब्द है उनकी अपन बात कर रहे हैं, जो चेंजेस आए थे, जो कंपनी 2013 में जो बदल दिए गए थे, नाम बदल दिए गए थे, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो इधर देखते हैं अपन, ये आपका ट्रेड पेबल, इसको देखिए आप ट्रेड पेबल को, ये जो ट्रेड पेबल शब्द आपको दिख रहा है, इस ट्रेड पेबल का नाम पहले था क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को क्या बना दिया गया है, ट्रेड पेबल बना दिया गया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। तो यानी ये पहले नाम क्या था इनका, क्रेडिटर, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, है ना। इन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का नाम क्या बन गया, ट्रेड पेबल बन गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोचो कि भाई ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल और ये क्रेडिटर कहाँ चले गए, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, इन दोनों को ही कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेड पेबल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बैलेंस शीट में इस तरह से इनके नाम चेंजेस कर दिए गए हैं। और इसके अंदर आपका ट्रेड रिसीवेबल अपन असेट साइड की देखेंगे तब देख लेंगे। तो ये आपके बैलेंस शीट का जो वर्टिकल फॉर्म है वो अभी तक इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का हमने कंप्लीट किया है। कौन सी साइड का, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का।
बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं उसके वर्टिकल फॉर्म में दो रूप होते हैं, एक तो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है उसके अपन कितने हेडिंग की बात कर ली अपन ने, 4 हेडिंग होती है उसकी, है ना। ये ध्यान रखना आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की कितनी हेडिंग होती है, 4 हेडिंग होती है। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। और इनके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना था, ये ट्रेड पेबल जो नाम है वो कहां से आया है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, उसको कंपनी की लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर सबको। अब अपन बात करते हैं इसके बैलेंस शीट के असेट साइड के फॉर्मेट की। ये असेट साइड का फॉर्मेट है, देखो जी अभी वही फॉर्मेट है, देखना ध्यान से वापस। ये बैलेंस शीट का सेम कंटिन्यू फॉर्मेट चल रहा है आपका। बैलेंस शीट में सबसे पहले पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इधर देखिए टोटल। ये देखो टोटल जो लिखा गया ना इधर टोटल, ये टोटल किसका टोटल है जी, ये टोटल जो है ये आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल है। ओनली किसका टोटल है यहाँ पे अभी तक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। जबकि बैलेंस शीट में आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरी क्या चीज होती है, असेट्स होती है ना। तो ये जो टोटल आया केवल अभी तक एक ही साइड का आया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आया है। अब इसी के नीचे वर्टिकल में अपन चल रहे हैं ना, तो इसी के नीचे जो दूसरा होगा वो क्या होगा, एसेट्स का होगा, दूसरा आपका एसेट्स का। तो ये एसेट्स का, तो ये जो टोटल आएगा ना अभी, तो ये किसका होगा, एसेट्स का होगा। और बैलेंस शीट की जो एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज है वो क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होती है, आपको पता है। बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप, तो अपन बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जितने भी हेडिंग और सब हेडिंग अपन ने डिस्कस कर लिया, जो मेन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चेंजेस आए उनके अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं बैलेंस शीट के उसी के नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज के टोटल के बाद में क्या आता है आपका, एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहली हेडिंग आती है आपकी नॉन करंट असेट्स। कौन सी एसेट्स आती है भाई, नॉन असेट्स में दो ही है, संपत्ति पक्ष को, कंपनी की बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नॉन करंट असेट्स और नंबर 2 करंट असेट्स। नंबर 1 नॉन करंट असेट्स, NCA, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। और दूसरा जो इसका हेडिंग है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। दूसरा है वो करंट एसेट्स। ये संपत्ति पक्ष के कितने भाग हुए जी, दो हेडिंग हो गई, 2 भाग, क्या 2 हेडिंग कह देते हैं इसके। संपत्ति पक्ष की कितनी हेडिंग है, 2 है, 2 हेडिंग, 2 शीर्षक हो गए इसके। तो देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के जो बैलेंस शीट के जो हेडिंग है वो तो कितने हैं, 4, और एसेट साइड की कितनी हेडिंग है, 2। एक तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। क्लियर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या इस साइड में चेंजेस आया है, नामों में क्या परिवर्तन आया है। तो देखते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स बोलते किसको है, यानी ऐसी एसेट्स जिनका फायदा अपने को लॉन्ग टर्म तक मिले, लॉन्ग टर्म तक, दीर्घ अवधि तक मिले, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट एसेट्स का मतलब गैर चालू संपत्ति। ऐसी संपत्तियां जिनका फायदा 1 वर्ष से अधिक लेखा अवधियों तक मिले उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिर उसको अपन ने 2 भागों, अपन ने नहीं, कंपनी एक्ट ने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में क्या, ई तक बांटा है। पहली आपकी है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो एक बार खरीद ली जाती है उसके बाद वे लंबे समय तक काम में आती है हमारी, उनको अपन स्थायी संपत्तियां या फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स को फिर 2 भागों में बांट दिया, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट यानी स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां। ठीक है, ये स्थायी संपत्तियां जो दीर्घ काल तक हमारे काम आती हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब दृश्य संपत्तियां,
स्थायी के अंदर भी जो दृश्य और अदृश्य उनको अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया है। दृश्य जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी दृश्य संपत्तियां हैं, जैसे आपका मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये दृश्य संपत्तियां इसके अंदर टेंजिबल इसमें इंक्लूड होती है। इंटेंजिबल जो अदृश्य होती हैं, जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी कौन सी आती है, इंटेंजिबल असेट्स के अंदर है। जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे किसमें आ जाएगी, आपकी इंटेंजिबल फिक्स असेट्स के अंदर आ जाएगी। तो नॉन करंट असेट्स का पहला आपका फिक्स्ड असेट्स का ये टॉपिक था। दूसरा आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पूंजीगत काम जो प्रगति पर है, जैसे कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग बन रही है आपकी, तो वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। फिर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई इंटेंजिबल असेट्स ऐसी है जो अभी तक डेवलप हो रही है, पूर्ण रूप से आपकी तैयार नहीं हुई है, वो आपके इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट में आ जाती है। तो आपके नॉन करंट असेट्स के अंदर पहला आपका जो सब हेडिंग है उसका नाम क्या है, फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स के फिर अलग अलग भाग है। फिर आपकी आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो करंट ईयर से जिनको लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया है और जिनका बेनिफिट मोर देन लगातार आपको मिलता रहेगा, वो आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। गैर नगद विनियोग, क्या बोलते हैं इसको, गैर नगद विनियोग, गैर चालू विनियोग। नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, गैर चालू विनियोग। फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स। एक्स्ट्रा जो असेट्स बच जाती है आपकी, अन्य जितनी भी नॉन करंट असेट्स बच जाती है, वो सारी के सारी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं ई के अंदर। तो ये आपका नॉन करंट असेट्स क्या था, हेडिंग था, और इस हेडिंग के अंदर ए बी सी डी ई सब हेडिंग है। ये क्या आपकी इसकी सब हेडिंग है, ठीक है जी। तो ये पहला आपका था असेट साइड का नॉन करंट असेट्स। दूसरी हेडिंग है असेट साइड की बैलेंस शीट की करंट असेट्स, यानी चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियों का मीनिंग क्या होता है जी, ऐसी संपत्तियां जिनका बेनिफिट 1 साल तक मिले उनको अपन क्या बोलते हैं, चालू संपत्तियां या करंट असेट्स बोलते हैं। इसके अंदर पहला करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्ट कर रहा है जो विद इन 1 ईयर का ही है, 1 साल के भीतर भीतर वापस पैसा उनसे ले लिया जाएगा। इन्वेंट्रीज, देखो जी ये नया शब्द आप करिए, इन्वेंट्रीज। देखो आपके पास जो पहले रॉ मटेरियल हुआ करता था, रॉ मटेरियल कच्चा माल, रॉ मटेरियल समझ गए जी, कच्चा माल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और क्या होता है जी आपके पास, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल प्लस सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्ध निर्मित माल प्लस फिनिश्ड गुड्स, इसको हम बोलते हैं निर्मित माल। तीनों का मिक्स रूप क्या कहलाता है, इन्वेंट्रीज कहलाता है। इन्वेंट्रीज किसको बोलते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे आपका फिनिश्ड गुड्स हो, यानी चाहे कच्चा माल हो, चाहे अर्ध निर्मित माल हो, चाहे आपका निर्मित माल हो, इन तीनों का कंबाइंड जो नाम है वो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, रहतिया आपका हो जाएगा। तो कंपनी की लैंग्वेज में रहतिया क्या हो जाता है आपका, इन्वेंट्री बन गया है। स्टॉक भी इसको बोलते हैं ना, तो इन्वेंट्री बोलना है, स्टॉक जो बोलना था आपने बोल दिया, पार्टनरशिप तक और सोल प्रोप्राइटरी शब्द, कंपनी की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्रीज बोलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, आपने लायबिलिटी साइड में देखा था, ट्रेड पेबल को आपने क्या क्या इंक्लूड करते थे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को आप अगर ट्रेड पेबल में इंक्लूड करते हैं तो सीधा सा दिमाग लगा लीजिए, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को किस में इंक्लूड करोगे, ट्रेड रिसीवेबल में। डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल है ना, इनको किस में इंक्लूड कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में। बैड डेट्स, प्रोविजन, इन सब का एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखना होता है इसमें। तो मोस्टली अपन क्या कर सकते हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को किस में इंक्लूड कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जितनी भी कैश से रिलेटेड आइटम है और कैश इक्विवेलेंट्स जो कैश की तरह ही होती है, उनको इसके अंदर इंक्लूड अपन करते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर जितनी भी करंट एसेट बच जाती है उनको इसमें इंक्लूड करते हैं, फिर टोटल लगा लेते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट के वर्टिकल फॉर्म के आपके 2 पार्ट हो गए, एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसकी कितनी हेडिंग होगी, 4,
इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसकी 4 हेडिंग होगी, और दूसरा एसेट्स जिसकी 2 हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट थी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये कंपनी की बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें चेंजेज आई थी आपको हेडिंग में, आपको इसके अंदर मैंने बताया था, इधर पार्ट फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको बताया कि एज ओन की जगह तो एट ओन या एज एट यूज करने लगा। प्रारूप सिर्फ कैसा बनने लग गया, लंबवत बनने लग गया है। दायित्व साइड के जो हेडिंग होती है उन हेडिंगों को 4 भागों में बांटा गया है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 4 क्या होगी हेडिंग। इन चारों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स के, टोटल एसेट्स के बराबर होना चाहिए। और एसेट्स के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं, 2 नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों एसेट्स को अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा एक रिजर्व एंड सरप्लस की बात और बता देते हैं आपको। ये जो इस रिजर्व एंड सरप्लस था ना, इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक शब्द आता था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। उस सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नाम बदल दिया गया है कंपनी की लैंग्वेज में। उस सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसका नाम भी चेंजेज कर दिया। उस सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम कर दिया गया है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम कंपनी की लैंग्वेज में क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। ठीक है, एक और देख लीजिए जी, इसमें जो फिक्टिशियस असेट्स होती थी, फिक्टिशियस असेट्स जिनको अपन कृत्रिम संपत्तियां बोलते हैं, कौन सी असेट्स भाई, फिक्टिशियस असेट्स। उन फिक्टिशियस असेट्स को रिजर्व एंड सरप्लस में से घटाकर दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या करके दिखाते हैं, माइनस करके दिखाते हैं, घटा करके दिखाते हैं। तो आई होप आपको बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में दे रखी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ कौन से प्रारूप में बनाई जाती है, लंबवत वर्टिकल प्रारूप में ही बनाई जाती है ना। इसको अपन एक ही प्रारूप है कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 में इसको दे रखा है। एज ऑन की जगह एज एट या एट ऑन यूज करना लग गए हम। अब बात करते हैं, ये हो गया था आपका, ये तो कौन सा पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद में आपका था असेट साइड का पार्ट, और असेट साइड के अंदर 2 भाग होते हैं आपके, एक तो नॉन करंट असेट्स होता है और दूसरा करंट असेट्स होता है। ठीक है, नॉन करंट असेट्स के अंदर आपका फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर नॉन करंट असेट्स होता है। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस और अदर करंट असेट्स बैलेंस शीट के फॉर्मेट में होता है। और जिसमें फिक्स्ड असेट्स की अपन ने बात कर ली, दोनों तरह की इसमें इंक्लूड होती है, अलग अलग टेंजिबल और इनटेंजिबल। और इन्वेंट्री को क्या, इन्वेंट्री वर्ड कहाँ से है आपका, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, इन सब को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक वर्ड यूज नहीं करते, इन्वेंट्री वर्ड यूज करते हैं अपन, कंपनी की बैलेंस शीट में यूज किया जाता है। और ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बीआर का जो नाम था उनको क्या बना दिया गया, ट्रेड रिसीवेबल बना दिया गया। तो लायबिलिटी साइड के तो 4 हेडिंग है और एसेट साइड की कितनी हेडिंग है, 2 हेडिंग है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, लाभ हानि का विवरण है, उसकी बात करते हैं। कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करते हैं। देखो जी, ध्यान से देखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 129 की अनुसूची 3 के भाग 2 के अंदर कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट दिया हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 129 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में तो क्या है, बैलेंस शीट है। अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में क्या दे रखी है, बैलेंस शीट। अच्छा भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर कंपनी के वित्तीय विवरणों का फॉर्मेट दिया गया है, तो आप क्या जवाब क्या होगा आपका, धारा 129। ठीक है जी। कंपनी अधिनियम 2013 के शेड्यूल 3 के किस भाग के अंदर बैलेंस शीट है, भाग फर्स्ट में। किस भाग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L है, यानी P&L
सेकंड में, ठीक है, भाग सेकंड के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 का पीएनएल का फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने रिक्वेस्ट की कंपनी एक्ट 2030 से, और सीबीएसई बोर्ड ने रिक्वेस्ट की। सीबीएसई ने क्या रिक्वेस्ट की? सीबीएसई ने कहा भाई इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, सीनियर स्टैंडर्ड के बच्चों को। तो सीबीएसई ने रिक्वेस्ट की, सीबीएसई बोर्ड ने 2 जुलाई 2013 को 2 जुलाई 2013 को एक परिपत्र लिखा, परिपत्र 43, परिपत्र नंबर 43 लिखा कंपनी को, और उसमें कहा कि भाई हम आपके फॉर्मेट को, कंपनी के फॉर्मेट को, कंपनी की जो बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन सीबीएसई ने ये रिक्वेस्ट की कि भाई हम बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फॉर्मेट चाहिए, तो इस तरह से फॉर्मेट शो किया गया कि भाई आप इस तरह से कर सकते हो विद परमिशन, कंपनी एक्ट 2013 की परमिशन के साथ में इसको सीबीएसई ने रिक्वेस्ट की। और उसके बाद में ये आरबीएसई की बुक में, सीबीएसई की बुक में इस तरह से फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मिलता है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है वो 2013 कंपनी एक्ट के पार्ट किसमें है? सेकंड में है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है उसमें हेडिंग में लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसका मतलब होता है लाभ हानि का विवरण। क्या मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का यहाँ पे मतलब है लाभ हानि का विवरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाभ हानि का विवरण, लाभ हानि का विवरण, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको, आय विवरण भी कह सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट। दूसरा नाम इसका है इनकम स्टेटमेंट। फिर नेम ऑफ द कंपनी, ऊपर हेडिंग में कंपनी का नाम आ जाता है कि कौन सी कंपनी का ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ध्यान दीजिएगा कंपनी के अंदर क्या था? एज ऑन या एज एट, और यहाँ पे वर्ड क्या है? स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है पूरे वर्ष भर की, वर्ष की समाप्ति पर। यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो आपके फॉर्मेट के अंदर जो कंडीशन बताएगा वो पूरे साल भर की सिचुएशन बताता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपकी कंपनी की क्या स्थिति थी, संपूर्ण जानकारी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देता है। लेकिन कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन देती है? सिर्फ एक दिन की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज के दिन में आपकी कंपनी की कंडीशन क्या है, सिर्फ एक डे की कंडीशन बताता है, ठीक है जी। तो फॉर द एंड मतलब पूरे साल भर की कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पे, पूरे वर्ष भर की गतिविधि यहाँ पे बताई जा रही है, वर्ष भर की, पूरे साल भर की बताई जा रही है। बात करते हैं फॉर्मेट की, तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर। नोट नंबर का सिस्टम कंपनी की तरह इसमें है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या रेवेन्यू आपकी और किन किन सोर्सों से, कैसे कैसे है। अदर रेवेन्यू है तो नोट नंबर 2 में लगा करके अदर इनकम किस किस सोर्स से आपको हुई है वो सारी की सारी आपको शो करनी पड़ती है नोट बना करके अलग से, ठीक है। ये नोट नंबर के अंदर आता है। फिगर्स फॉर द करंट ईयर, इसके अंदर करंट ईयर की इनकम आ जाती है, और फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, इसमें लास्ट ईयर की इनकम आ जाती है। करंट ईयर का मतलब चालू वर्ष और प्रीवियस का मतलब पिछला वर्ष, गत वर्ष। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने सेल्स वर्ड सुना होगा, सेल्स, सेल्स का ही नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है जी। तो आप इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो हमारा सेल्स था, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो वर्ड था सेल्स, उसी सेल्स को हमने क्या बनाया है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी ने उसका नाम रखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। आगम, परिचालन क्रियाओं से, आगम से प्राप्ति, ओके जी। दूसरा आपका अदर इनकम, अन्य आय, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। आपका देखो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी या सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उससे जो इनकम होती है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। जो मेन काम है आपका कंपनी का, उससे जो इनकम होती है सेल्स करने से, ये जो मेन सर्विस प्रोवाइड करने से जो इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट उसके अलावा भी कंपनी को कोई और इनकम होती है तो उसको अदर इनकम के नाम से शो करना पड़ेगा। किसके नाम से? अदर इनकम के नाम से शो करना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? आपके अदर इनकम के अंदर शो हो जाएगी। क्लियर?
इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकम को जोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कंपनी की आ जाएगी कि पूरे साल भर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर रेवेन्यू को जोड़ करके फर्म की ये इनकम हो गई। ठीक है जी। उसके बाद में आपका है एक्सपेंसेज, खर्चे। एक्सपेंसेज यानी खर्चे, कंपनी के क्या क्या खर्चे थे। खर्चों के अंदर सबसे पहला आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल कंज्यूम किया गया है उसकी कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सामग्री के उपभोग की लागत, क्या बोलते हैं इसको, सामग्री के उपभोग की लागत। इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, जो कंज्यूम किया उसकी सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है। और इसमें कैलकुलेशन जो होती है वो आगे नोट में शो हो जाती है, और उसके लिए नोट नंबर 3। यहाँ पे नोट नंबर 1, 2, 3 का मतलब क्या है, एक नंबर नोट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की इनकम कैसे आई। यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की इनकम आएगी ना, वो आएगी कैसे। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने 50 लाख रुपए, लेकिन भाई डिटेल तो बताओ ना कहाँ से आई। तो वो किसके अंदर आपको देखनी है, नोट नंबर 1 में देखनी है, जो बैलेंस शीट के नीचे, सॉरी इस स्टेटमेंट ऑफ P&L के नीचे आपको लगा होता है, उसके जस्ट साथ में लगा होता है कि नोट नंबर 1 ये डिटेल, नोट नंबर 2 ये डिटेल, नोट नंबर 3 ये डिटेल। ठीक है, तो इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल की डिटेल जो होगी वो नोट नंबर 3 में मिल सकती है आपको, अगर इसकी डिटेल होती है तो। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्ष भर में जितना भी परचेज किया है, कैश एंड क्रेडिट, सारा का सारा यहाँ पर के आ जाता है। यानी कैश एंड क्रेडिट, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जितना है, उधार और नगद जितना भी खरीदा है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है परचेज इन स्टॉक के अंदर। फिर है चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेज इन इन्वेंट्रीज, या चेंजेज इन इन्वेंट्रीज वर्ड लिखा हुआ है आपका। चेंजेज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। चेंजेज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। ओपनिंग स्टॉक नहीं कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसको क्या बोलेंगे, चेंजेज इन इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो ये प्लस में आएगी, यहाँ पे अमाउंट प्लस की आएगी। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो ये माइनस की आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माइनस की आ जाएगी। ठीक है। फिर आपका है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज, कर्मचारियों को जितने भी सुविधाएं दी जा रही है, वेतन भत्ते जो चीजें दी जा रही है, वो सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हेड के अंदर आती है, और इनकी डिटेल आपकी नोट के अंदर शो कर दी जाती है। नोट में दिखाना आपको कि कर्मचारियों को कंपनी ने क्या क्या फैसिलिटी दी है, जिसकी वजह से कंपनी को जो एक्सपेंसेस हुआ है वो इस हेड के अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है जी। अब उसके बाद में बात आती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट, वित्त की लागत। और कोई खर्चे होते हैं जो फाइनेंशियल कॉस्ट जिसको होती है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, और अदर एक्सपेंसेस। बाकी ये जो मेन हेडिंग है, इन मेन हेडिंग है तो इसके अंदर आ जाएगी। उसके अलावा भी ऐसे एक्सपेंसेस है जिनको अपन ऊपर के हेडिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उन सबको अपन कहाँ शो करेंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर शो कर देंगे। कहाँ पे शो करेंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में आपका आता है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का मीनिंग ये है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का एक्सपेंसेस से लेके सबको जोड़ लेंगे और टोटल इसका यहां पे शो कर देंगे। उसके बाद में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिखा हुआ है क्लियर, 3rd - 4, यानी ये 3rd नंबर जो कॉलम है उसमें से 4 नंबर कॉलम को अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स पे करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी टैक्स दिया है, उस टैक्स देने से पहले जो कंपनी की इनकम है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा टैक्स। टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, रेट रहती है, टैक्स के परसेंटेज की रेट होती है, तो प्रॉफिट पे टैक्स लग जाता है और उसको यहाँ शो हो जाता है। उसके बाद में टैक्स माइनस जैसे कर देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का आ जाता है, कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। इस तरह से ये आपका कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L या इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो वित्तीय विवरण के अंदर अपन ने वित्तीय विवरण का अर्थ जान लिया, और वित्तीय विवरण के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ लिए। वित्तीय विवरण के 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 चिट्ठा जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, और नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L जिसको अपन
लाभ हानि का विवरण बोलते हैं। ठीक है, ये थे वित्तीय विवरण का अर्थ और वित्तीय विवरण का प्रकार। अपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अब अपन बात करते हैं वित्तीय विवरण का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ठीक है जी, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की जो वित्तीय विवरण है, हमने अभी बात की थी वित्तीय विवरण की। एक तो वित्तीय विवरण क्या है, चिट्ठा जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, और दूसरा वित्तीय विवरण क्या है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब इनकी मदों की आपस में तुलना की जाए, एक मद की पिछले साल या अगले साल की अन्य वर्षों से, या एक मद की अन्य मदों से जब कंपैरिजन किया जाता है, अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंदर आता है। यानी हम दोनों जो विवरण है कंपनी के, उनका तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं, एक मद की एक मद से उसी मद से कर सकते हैं, अन्य वर्षों की अमाउंट लेकर के, या एक आइटम से दूसरे आइटम से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वित्तीय विवरणों या वित्तीय विवरण की मदों का आपस में, वित्तीय विवरण की मदों का आपस में संबंध स्थापित करना, वित्तीय विवरणों की मदों का आपस में संबंध स्थापित करना, या उनमें होने वाले परिवर्तनों, उनमें होने वाले परिवर्तनों का मापन व अध्ययन किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में इंक्लूड किया जाता है। यानी वित्तीय विवरणों की जो मद है, उन मदों का आपस में संबंध स्थापित करना, आपस में उनका रिलेशन क्या है, और उनमें होने वाले जो परिवर्तन है उनका मापन भी करना और अध्ययन भी करना। ये क्या आता है, आपका वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंदर आता है। ठीक है जी, तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंदर वित्तीय विवरणों में आने वाले मदों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, उनका मापन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि क्या पिछले वर्ष की तुलना में आगे वर्ष में कितना चेंजेस आया है। इस तरह से अध्ययन इसका किया जाता है। तो वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है, उसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रकार। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रकार, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रकार। वित्तीय विवरणों के जो विश्लेषण है उसको अपन 4 भागों में बांटा गया है, बाह्य विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण। बाह्य विश्लेषण जो बाहर के लोगों के द्वारा किया जाता है, आंतरिक विश्लेषण जो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, क्षैतिज विश्लेषण आपका जो क्षैतिज आकार में किया जाता है, और वर्टिकल जो लंबवत, जिस तरह से बैलेंस शीट का और अपने P&L किया था उस तरह से आपका एनालिसिस किया जाता है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण को अपन कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 4 प्रकार से बांट सकते हैं, 4 टाइप से। पहले की अपन बात करें, नंबर फर्स्ट, बाह्य विश्लेषण। बाह्य विश्लेषण, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण
जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किन्हीं बाहरी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसे बाह्य लोगों के द्वारा विश्लेषण या बाह्य विश्लेषण कहते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, ये किसके द्वारा किया जाता है, बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता है। बाहरी लोगों का मतलब जो फर्म के अंदर नहीं है, बाहरी उपयोगकर्ताओं के द्वारा या बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा। ये विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, बाहरी उपयोगकर्ताओं के द्वारा। दूसरी बात, इस विश्लेषण के अंदर जो प्रकाशित आंकड़े हैं उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है बाहरी उपयोगकर्ताओं को। जो पब्लिश करती है कंपनियां उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी विश्लेषक केवल प्रकाशित विवरणों पर निर्भर, विश्लेषक केवल प्रकाशित विवरणों पर निर्भर रहता है, विवरणों पर निर्भर रहेगा। हम विश्लेषक को केवल वही विवरण प्रोवाइड करवाएंगे जो कंपनी प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है। जो अप्रकाशित है उनको बाह्य विश्लेषक को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी सूचनाएं उसकी। तीसरी बात अगर अपन इसकी करें बाह्य विश्लेषण के, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, इसके उदाहरण की बात कर सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं बाह्य विश्लेषक, बैंक हो सकती है, लेनदार हो सकते हैं, और कोई रिसर्च करने वाला है, शोधकर्ता, तो रिसर्च करने वाला भी बंदा हो सकता है। ठीक है, तो बाह्य विश्लेषण का मतलब है जो बाहरी लोगों द्वारा, कंपनी के बाहर के जो लोग हैं उनको द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसको अपन बाहरी विश्लेषण या बाह्य विश्लेषण बोलते हैं। और इसमें केवल प्रकाशित सूचनाएं उनको हम देते हैं विश्लेषक को। और तीसरी बात, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, बैंक, लेनदार और शोधकर्ता। ये था आपका बाह्य विश्लेषण। अब हम दूसरे की बात करें, आंतरिक विश्लेषण। आंतरिक विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। आंतरिक विश्लेषण का मतलब जो आंतरिक लोगों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है वो हमारा आंतरिक विश्लेषण के अंदर आता है। आंतरिक विश्लेषण की मुख्य बातें क्या क्या देखो। सबसे पहली बात, इसके अंदर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये आंतरिक विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। और जब प्रबंधक है तो वो कंपनी के ही है, और कंपनी के मेंबर है तो उनको अपने को पूरी सूचनाएं देनी पड़ेगी। यानी प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों सूचनाएं इनको मिल जाती है, प्रकाशित और अप्रकाशित। जो पब्लिश नहीं की गई है वे सूचनाएं भी इनको विश्लेषकों को मिल जाती है, प्रबंधकों को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये विश्लेषण अधिक विश्वसनीय है, ये विश्लेषण अधिक विश्वसनीय है, अधिक विश्वसनीय है। यानी इन पर विश्वास किया जा सकता है, जो आप विश्लेषण कर रहे हो वो सही होगा ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, ये आपका था आंतरिक विश्लेषण। ठीक है जी, तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों के 4 प्रकारों में पहला था बाह्य, बाहरी लोगों के द्वारा, दूसरा आंतरिक, आंतरिक लोगों के द्वारा, तीसरा हम बात करते हैं क्षतिज विश्लेषण, क्षतिज विश्लेषण, क्षतिज, जिसका दूसरा नाम गतिशील, क्षतिज या गतिशील विश्लेषण है। क्षतिज या गतिशील, जिसको अपन बोलते हैं हॉरिजेंटल या डायनेमिक एनालिसिस। क्षतिज एवं गतिशील या डायनेमिक एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, क्षतिज या गतिशील विश्लेषण के अंदर क्या होता है, एक ही मद का अलग अलग समयावधि पर अध्ययन किया जाता है। एक मद का अलग अलग समयावधि पर इस गतिशील या क्षतिज में विश्लेषण किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर, एक मद का विभिन्न समयावधि पर अध्ययन। एक ही मद होगी, एक ही आइटम होगी,
एक ही मद का विभिन्न समयावधि पर विश्लेषण, विभिन्न समयावधि पर अध्ययन करना या विश्लेषण करना, अध्ययन करना इसके अंदर आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि कमी वृद्धि ज्ञात कर ली जाती है, कि जो कमी वृद्धि हुई पीछे की तुलना में कमी हुई है वृद्धि, ये ज्ञात की जाती है। इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पिछले की वर्ष की तुलना में ये मद कितनी बड़ी है या घटी है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, ये ज्ञात किया जाता है। इस विश्लेषण की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विश्लेषण में प्रत्येक वर्ष का अंतः वर्ष, जो प्रत्येक मद है उसका अंतः वर्ष में एनालिसिस किया जाता है ना, अंतः वर्ष के अंदर एनालिसिस किया जाता है। जैसे 2016-17 की कोई स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड असेट्स है, 2016-17 की कोई स्थायी संपत्ति है, उसकी स्थायी संपत्ति की जो राशि है उसके अपन कंपैरिजन किससे करें, या तो करें 15-16 से, और या करें अपन 14-15 से, इस तरह से। यानी एक कोई संपत्ति है 2016-17 की स्थायी संपत्ति है, उसका कंपैरिजन 15-16 से या फिर 14-15 से अपन करें एक ही आइटम की। 2014 के अंदर स्थायी संपत्ति 2016-17 में जो थी उसका कंपैरिजन पीछे के वर्ष या आगे के वर्ष से अपन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक समयावधि के अंदर एक ही मद, विभिन्न समयावधि के अंदर एक ही मद का विश्लेषण करना क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। और इसका उदाहरण है आपका, इसका उदाहरण ही है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, तुलनात्मक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण इसका है प्रवृत्ति विश्लेषण। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, तुलनात्मक विश्लेषण और प्रवृत्ति विश्लेषण इसके उदाहरण हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण में क्या आता है, कंपैरेटिव जो एनालिसिस किया जाता है, चाहे वो बैलेंस शीट का हो चाहे स्टेटमेंट वो P&L का हो। और प्रवृत्ति विश्लेषण के अंदर ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ट्रेंड परसेंटेज है, ट्रेंड रेशियो है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन है, ये इसके अंदर आता है। तो ये था आपका क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण। और लास्ट और चौथा आपका है लंबवत वर्टिकल या स्थिर विश्लेषण। यानी ये गतिशील नहीं है, फिक्स है, स्थिर विश्लेषण, इसको बोलते हैं वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस, वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। इसके अंदर क्या है, जो विशेष मदें होती है उनकी तुलना दूसरी मदों से की जाती है लंबवत या स्थिर विश्लेषण के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण के अंदर क्या है, एक मद को 100 मान लिया जाता है और उसके आधार पर तुलना की जाती है। तो इसकी स्पेसिफिक बातें क्या क्या है। नंबर 1, निश्चित अवधि के अंदर किसी विशेष मद की तुलना, किसी विशेष मद के आधार पर अन्य मदों की तुलना की जाती है। किसी विशेष मद या किसी विशेष मद के आधार पर उसी वर्ष की अन्य मदों का विश्लेषण करना, अन्य मदों का विश्लेषण करना लंबवत विश्लेषण कहलाता है। यानी किसी विशेष मद के आधार पर उसी वर्ष की अन्य मदों का अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो उसको अपन लंबवत या स्टैटिक विश्लेषण कहते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर स्पेशल बात क्या है, जिस मद को अपन आधार मानते हैं उसको 100 मान लिया जाता है। जिस मद को आधार मानते हैं, यानी जिस मद को आधार मानते हैं उसको कितना माना जाएगा, 100 मान लिया जाता है। और 100 मान करके अन्य मदों से तुलना की जाती है, 100 मान करके बाकी जो मद है उनसे तुलना की जाएगी। तीसरी इसकी बात करते हैं, इसके उदाहरण
तो इसके उदाहरण है आपका समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण, समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण इसके अंदर इंक्लूड होता है, जिसमें इसको 100% विश्लेषण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको 100% विश्लेषण भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है 100% विश्लेषण भी इसको बोलते हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो कंप्लीट किया वित्तीय विवरण का अर्थ, यानी लेखा अवधि के अंत में लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो विवरण बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। और कंपनी के वित्तीय विवरण कितने होते हैं जी, कंपनी के वित्तीय विवरण 2 होते हैं, एक तो कंपनी के बैलेंस शीट यानी चिट्ठा, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी लाभ हानि का विवरण। ठीक है जी। कंपनी के वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने के बाद में हमने कंपनी के वित्तीय विवरण को डिटेल से प्रारूप पढ़ने के बाद में हमने बात की वित्तीय विवरण का विश्लेषण। और वित्तीय विवरण का विश्लेषण के 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला था बाह्य विश्लेषण, जिसमें बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता है। दूसरा आंतरिक विश्लेषण, जो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। क्षैतिज और लंबवत ये विधियां हैं, विश्लेषण करने की विधियां हैं। चिट्ठे, बैलेंस शीट और P&L को एनालाइज करने की मेथड है। तो आई होप आप सभी को वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ, उनके प्रारूप, वित्तीय विवरण के विश्लेषण के प्रकार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप सभी को उत्कर्ष क्लासेस से जुड़े रहने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।